जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राहुल परमार। लास्ट क्लास के अंदर हमने ओशनोग्राफी को स्टार्ट कर दिया था। जो हमारी जियोग्राफी है, फिजिकल जियोग्राफी, उसकी तीनों यूनिट थी। पहला जियोमॉर्फोलॉजी, जिसे हमने अर्थ की स्टडी में कंप्लीट कर दिया था। फिर हमने पढ़ा था क्लाइमेटोलॉजी, जहां पर हमने एटमॉस्फेयर साइंस देखा था, विंड्स देखी थी, रेनफॉल देखी थी, साइक्लोन देखे थे। फिर हमने लास्ट में स्टार्ट किया था ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी के अंदर लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ओशियन का इंपॉर्टेंस क्या है। वो ओशियन जो प्लैनेट अर्थ के ऊपर 71% एरिया को कवर करते हैं, उनका इंपॉर्टेंस क्या है। हमने डीप सी प्लेन्स के बारे में पढ़ा था। कौन कौन से सी प्लेन्स होते हैं जो ओशन के अंदर होते हैं। वहीं पर हमने देखा था कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल ब्रेक, कॉन्टिनेंटल राइस, और उसी के साथ साथ हमने देखा थे छोटे छोटे रिलीफ फीचर जैसे कि सी माउंट, सी हिल्स, ग्योट्स। फिर वहीं पर हमने ट्रेंच की बात की थी। फिर हमने मिड ओशनिक रिज को देखा था। तो ये सारे वो रिलीफ फीचर हैं जो ओशियन के अंदर मौजूद थे। अभी हमने क्या देख लिया, हमने बात कर ली कि ओशन के इनसाइड क्या है। इस लेक्चर के अंदर आज हम बात करेंगे ओशियन वाटर की प्रॉपर्टी क्या क्या है। एक क्वेश्चन जो सभी के दिमाग में आता है कि समुद्र का पानी खारा क्यों है। आज हम उसका कारण देखेंगे कि वाई द ओशियन वाटर इज सेलाइन। समुद्र के अंदर जो नमक है वो नमक कहां से आता है, क्या है उसका सोर्स, इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे। वही मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि विच इज द फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इंडिया का है वुलर लेक, जो कि कश्मीर के अंदर है। कश्मीर के अंदर जो वुलर लेक है वो इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। आप में से कई सारे लोगों ने ब्रेकिश वाटर को बताया, जो पुलिकट लेक है जो यहां पर है, इस पुलिकट लेक को आप में से कई सारे लोगों ने कमेंट में बताया है दैट पुलिकट लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। नहीं बेटा, पुलिकट भी एक लेक है, बट पुलिकट एक ब्रेकिश वाटर लेक है। तीन तरह के तालाब होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वाटर। उनके अंदर जो पानी होता है उस पानी के बेसिस पर तालाब तीन तरह के होते हैं। एक फ्रेश वाटर लेक मतलब मीठे पानी की झील, दूसरा होता है ब्रेकिश वाटर, और तीसरा होता है सलाइन वाटर। तो ब्रेकिश वाटर, सोल्ट वाटर में क्या अंतर होता है। एक होता है फ्रेश वाटर जिसमें सैलिनिटी बिल्कुल कम होती है, फिर इससे ज्यादा सैलिनिटी किसके अंदर होती है, ब्रेकिश वाटर के अंदर, फिर इससे ज्यादा सैलिनिटी होती है सलाइन वाटर के अंदर। तो सबसे मीठा जो पानी होता है, जो पोर्टेबल वाटर होता है, जिसे पिया जा सकता है, तो इंडिया में सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है वुलर लेक, जो कि कश्मीर के अंदर है। वही अगर यदि इसकी बात करेंगे पुलिकट लेक की, तो पुलिकट लेक एक ब्रेकिश वाटर लेक है, और इंडिया का सबसे बड़ा ब्रेकिश वाटर लेक है चिलिका लेक, जो कि उड़ीसा के अंदर है। तो ये आपको याद रखना, ये कुछ फैक्ट्स हैं। जब हम इंडियन ज्योग्राफी देखेंगे, जब हम इंडियन ज्योग्राफी में ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे, तब हम इनकी एक और बार बात करेंगे, बट इनको याद रखते चलो, नोट करते चलो, ये कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया इज वुलर लेक। वुलर लेक के बाद लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेक ऑफ इंडिया चिलिका लेक एंड पुलिकट लेक। पुलिकट लेक कहां पर है, पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बॉर्डर पर बंगाल की खाड़ी के अंदर एक लगून की तरह बना हुआ है पुलिकट लेक। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, आज इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ओशन वाटर। प्रॉपर्टीज के अंदर हम दो मेजर प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। उन दोनों मेजर प्रॉपर्टी का नाम है टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। जैसे हमने लैंड सरफेस देखा था, तो लैंड सरफेस पर हमने क्या देखा था, लैंड सरफेस का टेम्परेचर देखा था। जब हमने जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ी थी, जब हमने क्लाइमेटोलॉजी पढ़ी थी, तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर देखा था। आज हम बात करेंगे ओशियन के टेम्परेचर की और ओशियन की सैलिनिटी की। ये दोनों मिलकर ही तो प्रॉपर्टी बनाते हैं किसी वाटर की। तो इस चैप्टर के अंदर हम टेम्परेचर और सैलिनिटी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कोस्टल एरिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करने के लिए। जैसे इंडिया है, इंडिया में ये जो आपको येलो कलर से जो पार्ट दिख रहा है, ये कोस्टल एरिया है इंडिया का। ठीक है, कोस्टल एरिया मतलब तटीय रेखा। ये पूरा देश है हमारा। इस देश के अंदर यहां पर हिमालय है, यहां पर उत्तर के मैदान है, यहां पर ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है, और ये जो एरिया है ये इंडिया के कोस्टल प्लेन है। तो इन कोस्टल प्लेन का जो क्लाइमेट है वो इंडियन ओशन के अंदर अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल
डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि जो वाटर है दोनों तरफ, ये वाटर इन कोस्टल एरिया को ना तो बहुत ज्यादा गर्म होने देता है और ना ही बहुत ज्यादा ठंडा होने देता है, यहां के टेम्परेचर को मॉडरेट रखता है। तो इस तरीके से जो ओशन होता है, ओशन किसी भी एरिया के, कोस्टल एरिया के क्लाइमेट को डिटरमाइन करता है। तो इसलिए आज हम ओशन के टेम्परेचर की बात करेंगे। ओशन के अंदर कई सारे फ्लोरा होते, कई सारे फ्योना होते। फ्लोरा मतलब प्लांट्स की स्पीसीज और फ्योना मतलब एनिमल की स्पीसीज। तो वो फ्लोरा एंड फ्योना भी टेम्परेचर और सैलिनिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे एक स्पीसी होती है जिसे बोला जाता है कोरल रीफ, जो कि समुद्र के अंदर होते हैं, चट्टानों के अंदर रहने वाले जीव। उन कोरल रीफ्स के बारे में हम अगले लेक्चर के अंदर बात करेंगे, वो क्या होते हैं। बट वो कोरल रीफ्स, मछलियां और कई सारे छोटे छोटे प्लांट्स, ये इन दोनों फैक्टर के ऊपर निर्भर रहते हैं, जिसे हम कहते हैं टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो टेम्परेचर एंड प्रेशर आर प्रॉपर्टीज ऑफ ओशन वाटर। पहले हम यहां पर बात करेंगे सेलेनिटी के बारे में, कि सेलेनिटी ओशन में कहां से आई, क्या होता है सेलेनिटी, और फिर बात करेंगे हम टेम्परेचर के बारे में। तो सेलेनिटी को पढ़ने से पहले एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं, जो बताती है कि समुद्र में नमक कहां से आया होगा। तो यह स्टोरी हो सकता है आपने पहले भी सुनी हो। दो भाई थे, एक गांव में रहते थे। जो बड़ा भाई था वो बहुत अमीर था, खराब था, और छोटा भाई था वो गरीब था, नम्र स्वभाव का था। तो बड़ा भाई जो अमीर था अपने एरिया में रहता था, और छोटा भाई जो था वो गाय चराता था। अब गाय चराते चराते छोटा भाई एक गुफा के अंदर ले जाता है गाय को, और जब गुफा के अंदर वो बैठकर आराम करता रहता है तो उसको गुफा के अंदर एक एंजल मिलता है, एक फरिश्ता मिलता है। वो फरिश्ता उसकी गरीबी को देखकर, उसके स्वभाव को, उसके संस्कार को देखकर उसे बोलता है कि बेटा तेरी सारी जरूरतें मैं पूरी करूंगा, और तेरी जरूरतें मैं पूरी करूंगा इस चक्की के दम से। उसे चक्की देता है। चक्की जानते हो ना, जिससे हम आटा पीसते हैं, जिससे हम गेहूं पीसते हैं, आटा बनाते हैं, तो वो चक्की उसे देता है। अब उसे बोलता है कि तुझे जो भी मांगना हो इस चक्की से मांगना, बट एक बात याद रखना, जैसे ही तुझे जो मांगना हो वो चीजें कंप्लीट हो जाए, इसके ऊपर एक लाल कपड़ा रख देना, ताकि जो उससे चीजें निकल रही थी वो निकलना बंद हो जाए। तो वो उसको ये चक्की दी उसने। चक्की को लेकर छोटा भाई अपने घर आया, अपनी वाइफ के पास गया। दोनों भूखे थे, तो उन्होंने बोला चक्की चक्की चावल निकाल। तो चक्की से चावल निकलने लगे, बहुत सारे चावल निकलने लगे। फिर उन्होंने उसके ऊपर लाल कपड़ा रख दिया, तो चावल निकलना हो गए बंद। जब चावल निकलना बंद हो गए, फिर उन्हें चावल पकाए, खा लिए। अगले दिन फिर उन्हें जो डिमांड लगी उन्होंने वो निकाला। उन्होंने गेहूं निकाला, उन्होंने पैसे निकाले, सोना निकाला। इस तरीके से वो चक्की से चीजें निकालने लगे। अब छोटा भाई धीरे धीरे अमीर और धनवान होने लगा। बड़े भाई से ये देखा नहीं गया, जाहिर सी बात है, बड़ा भाई क्या दुष्ट था, बड़ा भाई क्या था, अमीर था। अब छोटे भाई का घर और बड़ा होने लग गया, बड़ी बड़ी गाड़ियां आके खड़ी हो गई वहां पर, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, जो भी कार। अब ये वहां पर धीरे धीरे जैसे अमीर होने लगा, ये बड़े भाई की वाइफ ने बड़े भाई को बोला कि आप देखो कि वो क्या कर रहा है, ऐसा क्यों इतना अमीर बन रहा है। तो बड़ा भाई छोटे भाई के घर जाता है चोरी छुपे रात को, और चोरी छुपे रात को जाकर देखता है कि ऐसा क्या करता है। जब वो रात को जाता है कि वो देखता है वहां पर जाकर कि छोटा भाई चक्की को बोल रहा है चक्की चक्की गेहूं निकाल, तो चक्की से गेहूं निकल रहे। तो ये देखकर बड़ा भाई क्या हो जाता है, सरप्राइज हो जाता। सरप्राइज क्या, शॉक्ड हो जाता, वो परेशान हो जाता देखकर कि क्या कर रहा है। फिर वो फटाफट निकलता है। निकल के आने के बाद जैसे ये सब सो जाते, रात में उसके घर जाकर चक्की चुरा लाता है बड़ा भाई। होट था मन में, चक्की चुरा लाए, अपनी वाइफ के पास आए और अपनी वाइफ को बोला सुबह फटाफट खाना बना लेना, जल्दी हम बड़ी नदी पार करके समंदर से दूर चले जाएंगे। अब ठीक है, वाइफ ने भी बना लिया सुबह से खाना। वो फटाफट दोनों अर्ली इन द मॉर्निंग 5, 6, 7 बजे निकल गए समुद्र में। अब जैसे वो समुद्र के अंदर गए, अब समुद्र के अंदर गए तो 12, 1 बजे तक नाव चलाई, और फिर वो थक गए। अब थक जाने के बाद उन्होंने सोचा अब खाना खा लिया जाए। तो खाना खाने लगे तो क्या हुआ था, वाइफ ने सुबह से खाना बनाया था अर्ली इन द मॉर्निंग, तो नमक डालना भूल गई। अब नमक डालना भूल गई तो इन्होंने सोचा फीका खाना कैसे खाए। तो बड़े भाई ने बोला देख मैं तुझे चमत्कार दिखाता हूं। बड़े भाई ने चक्की को घुमाया और बोला चक्की चक्की नमक निकाल। तो चक्की के अंदर से जो नमक निकलने लगा। अब बड़े भाई ने क्या, सिर्फ इतना ही सीखा था कि कैसे चीजें निकालना, उसे ये नहीं पता था कैसे रोकना है। तो चक्की के अंदर से जो नमक निकलने लगा, नमक बढ़ता गया, नाव में वजन गया और नाव डूब गई। बड़ा भाई, उसकी वाइफ, सब नाव में डूब गए। चक्की भी समुद्र के अंदर चली गई। आज समुद्र में वो चक्की घूम रही है और उसके अंदर से नमक निकल रहा है, इसीलिए समुद्र का पानी खारा है। ये तो सब थी मजाक की बात।
कि इस तरीके से ओशन का वाटर सेलाइन होगा। आज हम इस लेक्चर के अंदर बात करते हैं व्हाट इज सेलेनिटी, क्या होता है सेलेनिटी और इस सेलेनिटी का सच में सोर्स क्या है। तो सेलेनिटी इन टर्म यूज्ड टू डिफाइन टोटल कंटेंट ऑफ डिसॉल्व्ड सोल्ट इन सी वाटर, मतलब समुद्र के पानी में जितना भी सोल्ट का परसेंटेज है वही परसेंटेज उस समुद्र के पानी की सेलेनिटी होती है। जैसे कि सेलेनिटी इज डिफाइंड एज टोटल अमाउंट ऑफ सॉलिड मटेरियल इन ग्राम कंटेन इन 1 किलोग्राम ऑफ सी वाटर, मतलब समुद्र के 1 किलो पानी के अंदर कितने ग्राम सोल्ट है वो उस ओशन वाटर की सेलेनिटी हो जाएगी। जैसे 1 किलो पानी के अंदर अगर 35 ग्राम सोल्ट है तो उसकी सेलेनिटी क्या हो जाएगी 35 पार्ट पर 1000। और सेलेनिटी को मेजर किससे किया जाता है, सेलेनिटी को मेजर किया जाता है पार्ट पर 1000। जो ये साइन यूज किया जाता है सेलेनिटी को मेजर करने के लिए, ये परसेंटेज का साइन है। परसेंटेज हम 100 के साथ निकालते हैं, वहां पर एक और डॉट लग गई, अब ये हो गया 1000। तो 1000 में से कितने पार्ट में सोल्ट का कंटेंट है, यही होती है सेलेनिटी, पार्ट पर 1000। तो जैसे 35 ग्राम अगर यदि यहां पर सोल्ट है 1 किलो पानी के अंदर, तो कितनी हुई सेलेनिटी 35 पार्ट पर 1000। 1 kg मतलब 1000। तो 1000 ग्राम के कितने ग्राम के अंदर नमक है, तो इट इज 35 पार्ट पर 1000। इस तरीके से सेलेनिटी निकाली जाती है ओशन वाटर की। इट इंपैक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ओशन वाटर। जो सेलेनिटी होती है, जो सोल्ट होता है समुद्र के पानी के अंदर, जिसे हम पार्ट पर 1000 से मेजर करते हैं, वो ओशन वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करता है। कैसे डिटरमाइन करता है ओशन वाटर के फिजिकल प्रॉपर्टी को, जिस वाटर की सेलेनिटी बहुत ज्यादा है उस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होगा। मतलब जिस वाटर के अंदर सोल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। मतलब पानी को उबालने के लिए आपको बहुत टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर डिटरमाइन हुई यहां पर। दूसरा, अगर वाटर के अंदर सोल्ट ज्यादा है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होगा। मतलब वाटर फ्रीज कितने पर हो जाता है, वाटर बर्फ कितने में बन जाता है 0 डिग्री पर। बट अगर सलाइन वाटर होगा तो 0 से और कम टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर वो वाटर जो होगा वो फ्रीज होगा। ठीक है, तो सेलेनिटी जो होती है वाटर की, वो उस वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करती है। जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करती है, उसके फ्रीजिंग पॉइंट को, उसके बॉइलिंग पॉइंट को। ठीक है, तो यहां पर क्या देखा हमने कि कितने अमाउंट में सोल्ट कंटेन है किसी भी वाटर के अंदर, वो उस वाटर की सेलेनिटी होगी। और सेलेनिटी को मेजर किया जाता है पार्ट पर 1000। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर आवर एग्जाम कि सेलेनिटी को किससे मेजर किया जाता है। एंड सेलेनिटी ऑल्सो इंपैक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। अब बात करते हैं ओशन के अंदर जो सोल्ट मिलते हैं उनमें से कौन से सोल्ट का परसेंटेज कितना होता है। तो सबसे कॉमन सोल्ट जो यहां पर मिलता है दैट इज NaCl या फिर सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ओशन के अंदर मिलता है 27.21 पार्ट पर 1000 ppt, इतना मिलता है। और पूरे समुद्र का 77% एरिया के अंदर जो सोल्ट मिलता है वो सोडियम क्लोराइड ही होता है। दूसरा सोल्ट जो ओशन के अंदर मिलता है वो होता है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो जो मैग्नीशियम क्लोराइड होता है वो होता है 3.802 पार्ट पर 1000। मतलब ओशन के 1 किलो पानी के अंदर 3 ग्राम जो सोल्ट होगा वो होगा मैग्नीशियम का क्लोराइड। वहीं 1 किलो समुद्र के पानी के अंदर 27 ग्राम जो सोल्ट होगा वो होगा NaCl। मैग्नीशियम का सल्फेट कितना होगा MgSO4, वो होगा 1.658। 1.658 मतलब 1 किलो पानी के अंदर 1 ग्राम मैग्नीशियम के सल्फेट होंगे। और ये टोटल समुद्र का 4.5%, 4.7% एरिया कवर करके रखते हैं। जितने भी ओशन है अर्थ सरफेस पर, उनकी एवरेज सेलेनिटी क्या है, तो एवरेज सेलेनिटी ऑफ ओशन ऑन द अर्थ सरफेस इज 33 पार्ट पर 1000 टू 37 पार्ट पर 1000। मतलब 1 किलो पानी के अंदर 33, मतलब 1 किलो पानी के अंदर 33 ग्राम से लेकर के तो 37 ग्राम तक उसके अंदर सोल्ट मिलेंगे। और यही होती है
ओशियन वाटर की सैलिनिटी। समझ में आया? यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा है कि ओशियन के अंदर जो सोल्ट मिलता है उसमें सबसे ज्यादा कौन सा सोल्ट मिलता है? सो इट इज NaCl। NaCl सबसे ज्यादा मिलता है। कितना मिलता है? 27.21 पार्ट पर थाउजेंड। और टोटल कितनी है? टोटल 33 से 37 है। इन सबको जोड़ेंगे हम तो धीरे धीरे यहां तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे उन फैक्टर्स की जिनके कारण ओशन के अंदर सैलिनिटी बढ़ती है। कोई चक्की के घूमने से बिल्कुल भी ओशन के अंदर सैलिनिटी नहीं बढ़ती। ओशन का जो सैलिनिटी का सोर्स होता है, उस सैलिनिटी के सोर्स के अंदर आता है रिवर, मिड ओशनिक रिज, वोल्केनिक इरप्शन, ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ हॉट डेजर्ट एंड रेन। रिवर, सबसे पहले हम बात करते हैं रिवर की, नदी की। रिवर जो कि मीठे पानी का एक स्रोत होती है, एक सोर्स होती है जहां से फ्रेश वाटर आता, वही रिवर अपने साथ साथ सोल्ट लेकर जाती है और समुद्र के अंदर उस सोल्ट को डिपॉजिट कर देती है। कैसे करती है? यहां पर रिवर आपको दिखाई दे रही है। ये रिवर आपको दिख रहा है, इन रॉक्स के बीच से बह रही है। जब ये रिवर इन रॉक्स से टच होकर बहती है, तो इनसे टच होकर जब ये फ्लो करती है तो रॉक्स के अंदर जितने भी मिनरल्स हैं उन मिनरल्स को इरोड करती है। इरोड करने के बाद उन मिनरल्स को अपने साथ लेते हुए, ट्रांसपोर्ट करते हुए उस पानी को लेकर कहां जाती? समुद्र के अंदर। और वही मिनरल्स धीरे धीरे कर करके सोल्ट बनने लगते हैं। तो रिवर सबसे बड़ा कारण होती है ओशन के अंदर सोल्ट में इंक्रीज और डिक्रीज होने का। अगर रिवर के मुहाने की बात करेंगे हम, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यह है पेनिनसुलर इंडिया। यहां से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है गोदावरी। तो गोदावरी रिवर अपने सराउंडिंग एरिया में जितने भी माउंटेन रेंज है यहां की, वेस्टर्न घाट की, इनको इरोड करके सोल्ट के पार्टिकल्स को लेकर कहां जा रही है? ओशन के पास या फिर बे ऑफ बंगाल के पास। बे ऑफ बंगाल में ये सोल्ट के पार्टिकल्स को डिपॉजिट कर देगी। तो इससे क्या होगा? इसका टेम्परेचर, इसके अंदर सोल्ट बढ़ने लगेगा। अब सोल्ट बढ़ने तो लगेगा, बट जब ये रिवर यहां पर जाती है बे ऑफ बंगाल में, तो अपने साथ साथ मीठा पानी भी लेकर जाती है। तो इसके मुहाने पर सैलिनिटी बिल्कुल कम होगी। ओवरऑल तो इससे सैलिनिटी बढ़ती जाएगी। ये पॉइंट याद रखना कि रिवर के सोल्ट लाने के कारण धीरे धीरे उसकी सैलिनिटी तो बढ़ती जाएगी, बट रिवर का जो माउथ होगा, उस माउथ पर मीठे पानी के कारण वहां की सैलिनिटी कम होगी। बाकी रिवर अपने साथ साथ जो मिनरल्स लेकर आए हैं, उन मिनरल्स के कारण उसकी सैलिनिटी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट, मिड ओशनिक रिज। ओशन के अंदर हमने देखा था सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में, जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है तो लावा निकल के बाहर आता है। उस लावा के अंदर कई सारे सोल्ट पार्टिकल्स होते हैं। वो सोल्ट पार्टिकल्स क्या करते हैं? ओशन वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं और समुद्र के अंदर से वो ओशन वाटर के साथ मिक्स होते हैं, और मिक्स होने के साथ साथ क्या करते हैं? उस ओशन वाटर को सलाइन बना देते हैं और उससे समुद्र का खारापन और बढ़ता जाता है। दूसरा, वोल्केनिक इरप्शन। कई सारे ऐसे आइलैंड्स हैं, आइलैंड जानते हो ना, द्वीप, छोटे छोटे, कई सारे ऐसे आइलैंड है जहां पर वोल्केनिक इरप्शन होता है। इंडिया के अंदर भी दो जगह आइलैंड है, एक लक्षद्वीप है और दूसरा अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार के अंदर दो आइलैंड है, एक है नारकोंडम और दूसरा आइलैंड है बैरन आइलैंड। इन दोनों आइलैंड पर वोल्केनिक एक्टिविटी होती है। तो वोल्केनिक एक्टिविटी होती है तो क्या होता है? वोल्केनो से एकदम से कई सारी गैसेस, धूल मिट्टी निकलती है, और ये धूल मिट्टी निकलकर कहां जाती है? ये आ जाती है आकाश में, और ये फिर ये धीरे धीरे जो एडजेसेंट की वाटर बॉडी है, मतलब बे ऑफ बंगाल, उसमें जाकर गिरेगी और धीरे धीरे क्या होगा? उसकी सैलिनिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो जो वोल्केनिक इरप्शन होता है कॉन्टिनेंट के पास में, जो कि समुद्र से नजदीक हो या फिर किसी आइलैंड पर, उससे निकलने वाला धुआं भी ओशन के अंदर सैलिनिटी को इंक्रीज करता है। इसके बाद ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ हॉट डेजर्ट। जो हॉट डेजर्ट्स होते हैं, डेजर्ट जो कि रेत के मैदान होते हैं, उन रेत के मैदानों पर जब तेज आंधियां चलती है तो ये आंधी क्या करती है? ये अपने साथ साथ जो डेजर्ट होती है उस डेजर्ट की सैंड को लेकर जाती है, उस सैंड को लेकर जाती है, और सैंड को ले जाने के बाद कहां डिपॉजिट कर देती है? उसे ओशन के पास ले जाकर धीरे धीरे डिपॉजिट कर देती है। और जैसे ये सैंड के पार्टिकल्स ओशन के अंदर डिपॉजिट होंगे तो ओशन के अंदर धीरे धीरे सैलिनिटी का कॉम्पोजिशन बढ़ने लगेगा, मतलब ओशन का पानी
और खारा होने लगेगा। कौन कौन से फैक्टर देखे? पहले हमने रिवर देखा कि रिवर अपने साथ साथ सोल्ट के पार्टिकल्स लेकर आती है और ओवरऑल ओशन की सैलिनिटी को इंक्रीज करती है। दूसरा मिड ओशनिक रिज, मिड ओशनिक रिज में हमने क्या देखा कि समुद्र के अंदर से लावा निकलता है और उसे सलाइन बनाता है। नेक्स्ट वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन में क्या होता है कि वोल्केनो से जो लावा निकलता है और कई सारे डस्ट पार्टिकल निकलते हैं, जब वो ओशन के ऊपर गिरते हैं तो वही डस्ट पार्टिकल ओशन वाटर को सलाइन बना देते हैं। एक ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ हॉट डेजर्ट, मतलब डेजर्ट्स या फिर मरुस्थलों में चलने वाली आंधियां, वो आंधी अपने साथ धूल के कण को लेकर समुद्र के ऊपर विसर्जित कर देती है और जब धूल के कण समुद्र के ऊपर गिरते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे ओशन का वाटर सलाइन होना स्टार्ट हो जाता है। फिर रेन, रेन जब किसी भी पोल्यूटेंट से मिल जाती है, जो भी पोल्यूशन जैसे पार्टिकुलेट मैटर जो एटमॉस्फेयर के अंदर होते हैं, जो पोल्यूटेंट्स, उन पोल्यूटेंट से जब रेन वाटर रिएक्शन कर लेता है तो जो रेन होती है वो बन जाती है एसिड रेन। जैसे एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड से वाटर वेपर यानी H2O जब रिएक्ट करेगा तो कार्बोनिक एसिड बन जाएगा और जब ये कार्बोनिक एसिड वाटर के ऊपर गिरता है तो उस वाटर को धीरे धीरे सलाइन बनाने लगता है। जो क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो हाइग्रोस्कोपिक डस्ट पार्टिकल होते हैं, वो जब समुद्र पर गिरते हैं रेन के फॉर्म में तो वो भी सैलिनिटी को इंक्रीज करते हैं। तो जो फैक्टर सैलिनिटी को डिक्रीज करते हैं वही फैक्टर सैलिनिटी को इंक्रीज भी करते हैं। ये बात हमेशा याद रखना। रिवर जो होती है, रिवर को क्या, रिवर मीठा पानी के लिए जानी जाती है। यही मीठा पानी जब समुद्र में पहुंचता है तो उसके जो सैलिनिटी होती है उसको मुहाने पर तो कम करता है, बट धीरे 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 विद द पैसेज ऑफ टाइम ओशन के अंदर सैलिनिटी बढ़ती जाती है। तो इसीलिए रिवर, मिड ओशनिक रिज, वोल्केनिक इरप्शन, tropical cyclone of hot desert and rain, these are the source of salinity in ocean। ये आप हमेशा याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्टर जो कि सैलिनिटी को कंट्रोल करते हैं। कौन से ऐसे फैक्टर है? जैसे एक ग्लास है मेरे पास, उस ग्लास की सैलिनिटी कम होगी या ज्यादा होगी, ये कौन से फैक्टर बताएंगे? तो सबसे पहला फैक्टर है इवापोरेशन। द फर्स्ट फैक्टर इज इवापोरेशन। इवापोरेशन में क्या होगा, ये है वाटर बॉडी एंड दिस वन इज सन। तो सनलाइट जब इस वाटर बॉडी के ऊपर गिरेगी तो क्या होगा, वाटर इवापोरेट होगा। वो वाटर जब इवापोरेट होगा तो इस वाटर के अंदर जो सोल्ट है, जो वाटर इवापोरेट हुआ, इस इवापोरेटेड वाटर के अंदर का जो सोल्ट है वो सोल्ट भी इवापोरेट नहीं होगा, वो सोल्ट बचे हुए पानी में मिल जाएगा। समझ रहे हो? मतलब मेरे पास एक थाली है, ठीक है, एक थाली के अंदर मैंने 1 लीटर पानी डाल दिया और उस 1 लीटर जो पानी है वो खारा पानी है। अब मैंने उसे धूप में रख दिया, शाम तक उसमें से आधा लीटर पानी उड़ गया, मतलब इवापोरेट हो गया। तो जो पूरे 1 लीटर पानी का जो सोल्ट था, अब वो सोल्ट सिर्फ और सिर्फ बचे हुए आधा लीटर में है। मतलब जितना ज्यादा इवापोरेशन होगा उतनी ज्यादा सैलिनिटी बढ़ेगी, क्योंकि जितना ज्यादा फ्रेश वाटर इवापोरेट होगा, इस फ्रेश वाटर की सैलिनिटी इस सैलाइन वाटर के अंदर मिलती जाएगी। तो evaporation is directly proportional to salinity। जितना ज्यादा इवापोरेशन होगा उतनी ज्यादा ओशन के अंदर सैलिनिटी बढ़ती जाएगी। प्रेसिपिटेशन मतलब आसमान से होने वाली बारिश। जब ओशन के ऊपर रेनफॉल होने लगती है तो तेजी से रेनफॉल होने के कारण क्या होता है, वो मीठा पानी जब ओशन की सबसे पहली परत के ऊपर गिरता है तो क्या करता है, उस परत को कर देता है लेस सलाइन। क्या कर देता है, लेस सलाइन। तो प्रेसिपिटेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सैलिनिटी। ठीक है, जितना ज्यादा बारिश होगी उतनी कम सैलिनिटी होगी एक छोटे टाइम के लिए। दूसरा, इन्फ्लक्स ऑफ रिवर वाटर। जो नदियां अपने साथ साथ पानी लेकर आती है, तो मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, नदी जितना पानी ओशन के अंदर डालेगी उस टाइम पर, उसके मुहाने पर उसकी सैलिनिटी कम हो जाएगी। बट ये जो धूल मिट्टी है इसके अंदर, ये धूल मिट्टी जब धीरे धीरे जाकर ओशन के अंदर डिपॉजिट होने लगे, फिर ओशन की सैलिनिटी बढ़ने लगेगी। तो जो रिवर है, वो रिवर के अंदर जितना ज्यादा पानी ओशन में मिलता है उतनी ही कम ओशन की सैलिनिटी होने लगती है। इट मींस कि इन्फ्लक्स ऑफ रिवर वाटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सैलिनिटी। जितना ज्यादा रिवर का पानी जाएगा उतनी कम सैलिनिटी ओशन के अंदर होगी। मेल्टिंग ऑफ आइस, बिल्कुल बताने की जरूरत है ही नहीं। जब पोलार रीजन पर जो आइस केप्स हैं, जो आइस शीट्स हैं, वो आइस केप जब मेल्ट होती है तो मेल्ट होने के कारण क्या होता है, उन बर्फ के अंदर का जो मीठा पानी होता है, वो मीठा पानी
समुद्र के अंदर ऐड हो जाता है, और ऐड हो जाने के कारण क्या होगा, इसकी सैलिनिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो जितना ज्यादा मेल्ट होगा आइस, उतनी कम सैलिनिटी होगी, मतलब इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सैलिनिटी। तो कौन कौन से फैक्टर हमने देखे? पहला फैक्टर इवापोरेशन, जितना ज्यादा इवापोरेशन होगा, मतलब जितनी ज्यादा धूप होगी उतनी ज्यादा ही सैलिनिटी होगी। बट जितनी ज्यादा बारिश होगी उतनी कम सैलिनिटी होगी, जितनी कम बारिश होगी उतनी ज्यादा सैलिनिटी होगी। फिर इनफ्लक्स ऑफ रिवर वाटर, जितना ज्यादा पानी नदियां समुद्र के अंदर डालेगी, उस टाइम पर जो पानी उनने डाला है और उनके माउथ पर उतनी ही कम सैलिनिटी होगी। जैसे बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल के अंदर कई सारी नदियां जाकर वाटर अपना डिस्चार्ज करती है, तो उसकी सैलिनिटी कम है, और इंडियन ओशन में अरेबियन सी की सैलिनिटी ज्यादा है। आगे देखेंगे हम। दूसरा, मेल्टिंग ऑफ आइस, जितना ज्यादा बर्फ मेल्ट होगा उतनी ज्यादा सैलिनिटी कम होती जाएगी। तो ये कुछ फैक्टर है जो ओशन की सैलिनिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये फैक्टर आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, ठीक है, ये है इंडियन ओशन और इंडियन पेनिनसुला। इंडियन पेनिनसुला के अंदर कई सारी नदियां हैं जो रिवर अपना वाटर बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के अंदर डिस्चार्ज करती है। आइए उन रिवर्स की थोड़ी बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर लेते हैं, जो पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। यह है ईस्ट और यह है वेस्ट। तो जो ईस्ट टू वेस्ट बहती है उनमें सबसे बड़ी नदी है नर्मदा, दूसरी रिवर है तापी। नर्मदा रिवर ओरिजिनेट होती है अमरकंटक, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर है, और ताप्ती रिवर ओरिजिनेट होती है बैतूल जिले से, जो मध्य प्रदेश के अंदर है। उसके अंदर एक गांव है जिसका नाम है मुल्ताई, यहां से ओरिजिनेट होती है तापी और यहां से उठती है नर्मदा। ये दोनों नदी है जो कि वेस्ट की तरफ बहती है। इसके बाद एक रिवर है जिसका नाम है मांडवी, जिसके किनारे पर गोवा बसा हुआ है। एक रिवर है साबरमती, फिर है पेरियार रिवर। तो ये छोटी छोटी रिवर्स है, ठीक है। ये रिवर बहुत बड़ी नहीं है, ये छोटी छोटी रिवर है, बट ये दो रिवर बहुत बड़ी है। अब उन रिवर की बात करते हैं जो कि ईस्ट की तरफ बहती है, मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो सबसे पहली रिवर, साउथ इंडिया की सबसे बड़ी रिवर, जिसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, या फिर जिसे बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, उस नदी का नाम है गोदावरी रिवर। तो गोदावरी रिवर ओरिजिनेट होती है त्रयंबकेश्वर, जो नासिक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र के नासिक से गोदावरी रिवर ओरिजिनेट होती है और अपना पानी कहां डालती है? बंगाल की खाड़ी में। फिर इसके बाद कृष्णा रिवर ओरिजिनेट होती है महाबलेश्वर से, महाराष्ट्र के अंदर से, और ये भी अपना पानी बे ऑफ बंगाल के अंदर डालती है। फिर इसके बाद आती है कावेरी रिवर, जो कि ओरिजिनेट होती है कर्नाटका के ब्रह्मगिरी हिल से और अपना वाटर डिस्चार्ज करती है बे ऑफ बंगाल के अंदर। फिर महानदी, जो कि दंडकारण्य के जंगलों से ओरिजिनेट होती है छत्तीसगढ़ के, और यही रिवर अपना वाटर लेकर जाती है उड़ीसा होते हुए, कहां पर? बे ऑफ बंगाल के अंदर। यहां पर एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से कि कौन सी नदी है जिसके ऊपर इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम बना हुआ है, और उस लॉन्गेस्ट डैम का नाम क्या है, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये रिवर इतना पानी कहां डिस्चार्ज कर रही? बे ऑफ बंगाल पे। और अरेबियन सी में कौन सी रिवर है? अरेबियन सी में सिर्फ और सिर्फ दो रिवर है। कौन सी? नर्मदा, तापी, और बाकी सब छोटी छोटी नदी। वही बे ऑफ बंगाल में ये तो बड़ी बड़ी रिवर हो ही गई, ऊपर से ब्रह्मपुत्र रिवर और गंगा रिवर भी अपना वाटर बे ऑफ बंगाल में डालती है, जिनके मुहाने पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बना हुआ है जिसका नाम है सुंदरबन। तो ये इतना पानी, जब बे ऑफ बंगाल के अंदर मीठा पानी मिलता है तो बे ऑफ बंगाल की सैलिनिटी कम है। मेरी बात समझ में आई? जब इतनी सारी नदियां अपना पानी बे ऑफ बंगाल के अंदर डिपॉजिट करती है, तो इस मीठे पानी के कारण बे ऑफ बंगाल की सैलिनिटी अरेबियन सी की सैलिनिटी से कम है। मतलब अरेबियन सी की सैलिनिटी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है बे ऑफ बंगाल की सैलिनिटी से। क्यों? क्योंकि अरेबियन सी में इवापोरेशन तो बहुत हो रहा है, जितना ज्यादा इवापोरेशन होगा उतनी सैलिनिटी बढ़ेगी, बट इसके अंदर रिवर का पानी आकर नहीं मिल रहा ज्यादा, सिर्फ दो ही नदियों का पानी मिल रहा है। इसलिए अरेबियन सी की सैलिनिटी ज्यादा है बे ऑफ बंगाल की सैलिनिटी से। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया में जो दोनों एडजेसेंट वाटर बॉडी है, उनमें से कौन सी एडजेसेंट वाटर बॉडी की सैलिनिटी ज्यादा है? क्या अरेबियन सी की सैलिनिटी ज्यादा है या फिर बे ऑफ बंगाल की? तो आपका आंसर होगा अरेबियन सी, और उसका कारण आपको समझ में आ गया।
आगे बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलेनिटी, कि सेलेनिटी का किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सेलेनिटी के डिस्ट्रीब्यूशन को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पूरी अर्थ पर हॉरिजॉन्टली समुद्र के ऊपर के लेयर पर कैसी सेलेनिटी है, और दूसरा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब समुद्र की सतह से लेके तो समुद्र के बॉटम तक सेलेनिटी कैसी है। तो पहले हम हॉरिजॉन्टली बात करेंगे और फिर हम वर्टिकली बात करेंगे कि सेलेनिटी का डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ के ऊपर कैसा है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलेनिटी, ऑन एन एवरेज द सेलेनिटी डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल। बिल्कुल सही। जो अर्थ है हमारी, इस अर्थ पर, दिस वन इज इक्वेटर, इस इक्वेटर से जैसे ही हम पोल तक जाते हैं तो सेलेनिटी कम होने लगती है। क्यों कम होने लगेगी? क्योंकि ये पोलर रीजन है, इन पोलर रीजन पर क्या होता है, बर्फ मेल्ट होती है और पानी, जो मीठा पानी है वो ओशन के अंदर यहां पर एड होता है, और इस मीठे पानी के एड होने के कारण यहाँ की सेलेनिटी कम होती है और यहां पर इवापोरेशन भी कम होता है। इवापोरेशन के कम होने के कारण क्या होता है, फ्रेश वाटर इवापोरेट होकर आसमान में नहीं जाता, बादल नहीं बनते, तो यहां पर सेलेनिटी कम होगी। वहीं जो इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन है, मतलब ये वाला रीजन, इस रीजन के अंदर क्या होता है, इस रीजन के अंदर सनलाइट डायरेक्ट गिरती है और यहां पर कोई ऐसा बड़ी बड़ी आइस की शीट भी नहीं है कि वो मेल्ट होकर यहां पर पानी मिला दे। तो यहां पर क्या, जब रोज इवापोरेशन होगा तो उसके कारण जो लो लेटीट्यूड्स हैं, उन लो लेटीट्यूड्स के अंदर सेलेनिटी ज्यादा होगी। तो इक्वेटर से जैसे ही हम पोल तक जाते हैं तो सेलेनिटी कम होती जाती है। यह फैक्ट आपको याद रखना है कि जब हम इक्वेटर से पोल तरफ जाते हैं तब सेलेनिटी डिक्रीज होती है। द हाईएस्ट सेलेनिटी इज रिकॉर्डेड इन इनक्लोज्ड सी ऑफ ट्रॉपिकल ओशियन। जो ट्रॉपिकल ओशियन है, उन ट्रॉपिकल ओशियन के अंदर जितने भी समुद्र है, जैसे ट्रॉपिकल कंट्री इंडिया है, इंडिया की लाइन पर जितने भी ट्रॉपिकल सीज बने हैं उनकी सेलेनिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू इक्वेटर। क्यों क्यों इक्वेटर की सेलेनिटी कम होती है और ट्रॉपिकल एरिया के सी की सेलेनिटी ज्यादा होती है? उसका कारण हमको कहां मिलेगा, क्लाइमेटिक रीजन में। क्लाइमेटिक रीजन के अंदर हमने क्या पढ़ा था, इक्वेटर एक ऐसी जगह है जहां पर रोज शाम को बारिश होती है। तो रोज शाम को बारिश हो जाने के कारण क्या होता है, ये जो इक्वेटर है, इस इक्वेटर पर जब रोज बारिश होती है तो यहां पर सेलेनिटी बहुत ज्यादा नहीं बन पाती। बट जो ट्रॉपिकल रीजन है, जैसे इंडिया है ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया, यहां पर जो छोटे छोटे सी है जो कि जमीन से घिरे हुए हैं, जैसे रेड सी है, ठीक है, जो कि हर तरफ से लैंडमास से कवर्ड है, एक दो मुहाने समुद्र में खुले हुए, कैस्पियन सी है, अरल सी है। तो ये ऐसे एरिया है जहां पर सूरज की रोशनी रोज गिरती है पर रोज बारिश नहीं होती, तो वाटर ज्यादा इवापोरेट होता है और प्रेसिपिटेट कम होता है। तो ज्यादा इवापोरेशन होने के कारण क्या होता है, इन एरिया की इनक्लोज्ड सी ऑफ ट्रॉपिकल ओशन हैज हायर सेलेनिटी, और इनकी सेलेनिटी ज्यादा होती है। ठीक है, इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर पर सेलेनिटी मिलती है 35 पार्ट पर थाउजेंड। ठीक है, 35 पार्ट पर थाउजेंड सेलेनिटी कहां देखने को मिलती है, इक्वेटर के ऊपर। मतलब 1 kg ऑफ वाटर के अंदर हमें 35 ग्राम सोल्ट देखने को मिलेगा इक्वेटर पर। वहीं जब हम हाईएस्ट सेलेनिटी की बात करें तो वो कहां मिलेगी हमको, 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच में, 20 to 40 डिग्री। यहां पर क्या होगा, यहां पर सन की लाइट ज्यादा गिरेगी, इवापोरेशन ज्यादा होगा, प्रेसिपिटेशन कम होगा, तो यहां पर सेलेनिटी ज्यादा होगी। कितनी होगी, 36, मतलब 36 ग्राम पर 1 किलोग्राम। 1 किलो पानी के अंदर टोटल कितने होंगे, 1 kg ऑफ वाटर के अंदर 36 ग्राम सोल्ट होंगे। कौन सी लेटीट्यूड के ऊपर, 20 से 40 डिग्री के ऊपर। नेक्स्ट, अगर पोलर रीजन की बात करेंगे अब, तो पोलर रीजन में क्या बताया था मैंने, आइस मेल्ट होती है तो यहां की सेलेनिटी रिड्यूस होकर कितनी आ जाएगी, 31 to 33। तो कहने का मतलब क्या है, जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो सेलेनिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। बट हाईएस्ट सेलेनिटी ट्रॉपिकल ओशन के अंदर रिकॉर्ड होती है। यह बात हमेशा याद रखना कि हाईएस्ट सेलेनिटी ट्रॉपिकल रीजन के इनक्लोज्ड सी के अंदर रिकॉर्ड की जाती है। नेक्स्ट, ये है कुछ एरिया जिनकी हाईएस्ट सेलेनिटी है। हाईएस्ट सेलेनिटी ऑफ वर्ल्ड इज रिकॉर्डेड इन लेक वॉन, टर्की। टर्की के अंदर एक
तालाब है जिसका नाम है लेक वान। कैन यू इमेजिन उसकी सैलिनिटी कितनी है? उसकी सैलिनिटी है 330 पार्ट पर थाउजेंड। मतलब 1 kg ऑफ वाटर के अंदर कितना? 330 ग्राम सोल्ट। 1 किलो पानी के अंदर 330 ग्राम सोल्ट है। कहां पर? इस लेक वॉन के अंदर। दूसरा सैलिनिटी कहां पर है? डेड सी। डेड सी इजराइल जो कंट्री है, इजराइल और जॉर्डन दोनों की बॉर्डर पर बना हुआ है मृत सागर। इस मृत सागर की सैलिनिटी कितनी है? 238 पार्ट पर थाउजेंड। मतलब 1 किलो पानी के अंदर 238 ग्राम नमक यहां पर देखने को मिलता है। तीसरा है ग्रेट सोल्ट लेक। ग्रेट सोल्ट लेक इज इन नॉर्थ अमेरिका। तो जो ग्रेट सोल्ट लेक नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, उस सोल्ट लेक की सैलिनिटी है 220 पार्ट पर थाउजेंड। मतलब 1 किलो पानी के अंदर कितना? 220 ग्राम नमक। 1 kg ऑफ वाटर के अंदर 220 ग्राम सोल्ट मिलता है। अब यहां पर ये फोटोग्राफ आप देख रहे हो। इस फोटोग्राफ के अंदर आप इन भाई साहब को देख रहे हो जो कुछ सुलेमानी शौक रखते हैं, जो कि ओशियन के अंदर पेपर पढ़ रहे। और यहां पर जो चीज आप नोट करोगे वो चीज ये है कि ये तैर भी नहीं रहे और डूब भी नहीं रहे। ये कंडीशन कहां बनती है? ये कंडीशन बनती है डेड सी के अंदर। जो डेड सी है, इस डेड सी और लेक वान की सैलिनिटी इतनी ज्यादा है, इस वाटर की सैलिनिटी इतनी ज्यादा है, और सैलिनिटी होने के कारण क्या है? इसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि इसके अंदर कोई डूबता ही नहीं है। तो आप में से जो भी लोग जिनको तैरते नहीं याद हो, पहले तो आप कमेंट करके बताना कि सर हमें तैरना नहीं आता। और जिन्हें तैरना नहीं आता वो डेड सी में जाकर डायरेक्टली कूद सकते हो, आप लोग नहीं डूबोगे, क्योंकि उस वाटर की ऑलरेडी सैलिनिटी इतनी ज्यादा है कि आपको वो वाटर डूबने नहीं देगा। इसलिए ये जो भाई साहब है ये समुद्र के अंदर, डेड सी के अंदर पेपर पढ़ रहे हैं बिना तैरे हुए, और डूब भी नहीं रहे हैं। अब हम बात करते हैं सैलिनिटी के वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की। अभी हॉरिजॉन्टल देख लिया हमने डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या देखा कि इक्वेटर से जैसे ही हम पोल तक जाएंगे सैलिनिटी धीरे धीरे रिड्यूस होगी, बट हाईएस्ट सैलिनिटी हमेशा ट्रॉपिकल रीजन पर ही रिसीव होगी। हाईएस्ट सैलिनिटी ट्रॉपिकल रीजन के ओशन के अंदर ही रिकॉर्ड की जाएगी। अब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो जैसे ही हम समुद्र में नीचे जाते हैं सैलिनिटी उतनी ही बढ़ती जाती है। डेप्थ के साथ साथ ओशन के अंदर की सैलिनिटी इंक्रीज होती जाती है। क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि सरफेस का जो वाटर है वो सनरेज से जब इवापोरेट हो जाएगा तो इस फ्रेश वाटर के अंदर, जैसे सनलाइट इस वाटर के ऊपर गिरी तो ये वाटर हुआ इवापोरेट। तो जो वाटर इवापोरेट हुआ, इस वाटर का जो रिमेनिंग सॉल्ट है वो भी नीचे जाएगा समुद्र के निचले हिस्सों की तरफ। तो जैसे ये समुद्र के निचले हिस्सों की तरफ जाएगा तो ओशन का जो बॉटम पार्ट है, इस बॉटम पार्ट की सैलिनिटी बढ़ती जाएगी। तो बेटा एक बात हमें क्या याद रखना है कि जैसे जैसे हम ओशन की डेप्थ में जाते हैं सैलिनिटी वैसे वैसे इंक्रीज होती जाती है। जो ओशन होता है, ओशन में ऊपर की तरफ होता है लेस सलाइन वाटर, और ओशन में डेप्थ पर होता है मोर सलाइन वाटर। द लोअर सलाइन वाटर प्रेजेंट अबव द हाई सलाइन वाटर। ये लोअर सलाइन वाटर इस हाई सलाइन वाटर के ऊपर रहता है। और जो लाइन, जो जोन इन दोनों को सेपरेट करता है, एक ऐसा एरिया जहां से ओशन की सैलिनिटी इंक्रीज होने लगती है, उस एरिया को कहा जाता है हेलोक्लाइन। अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एनडीए की एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछ लिया जा सकता है आगे कि वो कौन सी लाइन होती है जो ओशन के अंदर हायर सलाइन एरिया एंड लोअर सलाइन एरिया को बाइफरकेट करे। तो वो लाइन होती है हेलोक्लाइन लाइन। तो जैसे ही हम वर्टिकली ओशन के अंदर जाते हैं तो सैलिनिटी इंक्रीज होती जाती है। तो ओशन की डेप्थ में क्या होगा? ओशन की डेप्थ में बहुत ज्यादा सैलिनिटी होगी और ओशन के सरफेस पर सैलिनिटी कम होगी। क्यों होगी सरफेस पर सैलिनिटी कम? क्योंकि वहां पर बारिश हो जाती है, ठीक है, इवापोरेशन हो जाता है, रिवर्स भी आकर अपना वाटर यहां पर डिपॉजिट कर देती है। तो सरफेस पर सैलिनिटी कम होगी और ओशन के अंदर तक जाते जाते सैलिनिटी बढ़ती जाएगी। आगे बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में। तो ये जो हमने देखा ये ओशन वाटर की पहली प्रॉपर्टी थी।
इस प्रॉपर्टी में हमने किसकी बात की? इस प्रॉपर्टी के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ सैलिनिटी को देखा। अब हम बात करेंगे ओशियन के टेम्परेचर की, कि ओशियन का टेम्परेचर क्या होता है, कैसे होता है। तो ओशन वाटर इज गेट हीटेड अप जस्ट लाइक अ लैंड। क्या देखा था हमने? कि जैसे लैंड मास गर्म होता है, सनलाइट गिरती है ट्रॉपिकल एरिया पर, तो ट्रॉपिकल एरिया पर हीट एनर्जी बढ़ने लगती है, इसलिए हम उसे टोरिड जोन या फिर हीट सरप्लस जोन भी बोलते हैं। वहीं जो पोलर ये है, दिस वन इज ट्रॉपिकल एरिया, एंड ट्रॉपिकल एरिया रिसीव हाई अमाउंट ऑफ इंसोलेशन। तो जैसे हाई अमाउंट ऑफ इंसोलेशन यहां पर मिलेगी तो क्या होगा? यहां पर हीट एनर्जी बढ़ जाएगी। तो यहां के जो समुद्र है वो समुद्र गर्म होने लगेंगे, उनका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा। और वहीं ये जो एरिया है, जो पोलर एरिया, यहां पर जो वाटर बॉडीज है, उन वाटर बॉडीज का टेम्परेचर धीरे धीरे डिड्यूस होने लगेगा या फिर कम होने लगेगा। क्यों? क्योंकि सन की यहां पर स्लांटिंग रेस गिरती है और इस एरिया के ऊपर सन की डायरेक्टली या फिर परपेंडिकुलर रेस गिरती है। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ ओशन वाटर इज स्लोअर देन लैंड। ये आपने फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा। स्पेसिफिक हीट, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए जितने अमाउंट में हीट एनर्जी हम उसे प्रोवाइड करते हैं, वो उस बॉडी की स्पेसिफिक हीट एनर्जी होती है। तो जो लैंड होता है, लैंड की स्पेसिफिक हीट एनर्जी वाटर की स्पेसिफिक हीट एनर्जी से कम होती है। मतलब जो वाटर होता है वो आराम से गर्म होता है और आराम से ठंडा होता है, उसे ज्यादा हीट प्रोवाइड करना पड़ता है। एग्जाम्पल कैसे समझते हैं? एग्जाम्पल हम देखते हैं कि धूप में, दिन में हम जाते हैं धूप में, हम अपने हाथ में 2 प्लेट लेते हैं। एक प्लेट के अंदर हम क्या रख लेते हैं? एक प्लेट के अंदर हम रेत भर लेते हैं और दूसरी प्लेट के अंदर हम रख लेते हैं वाटर। वो दोनों को धूप में रख देते हैं। जब 1 घंटे बाद जाकर हम दोनों के ऊपर हाथ रखेंगे तो रेत पर हाथ रखते उसे ही हाथ गर्म हो जाएगा और पानी इतना जल्दी गर्म नहीं होगा। ठीक है, पानी आराम से गर्म होता है और आराम से ही ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक हीट वाटर की ज्यादा होती है। वाटर के का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए उसे ज्यादा हीट एनर्जी की जरूरत लगती है। ठीक है, तो ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट जो वाटर होता है वो स्लो गर्म होता है और लैंड मास ज्यादा जल्दी गर्म होता है। नेक्स्ट, अब हम यहां पर बात करते हैं फैक्टर विच अफेक्ट द टेम्परेचर। सैलिनिटी में भी हमने ऐसे देखा था। पहले तो हमने सैलिनिटी में क्या बात की थी कि सैलिनिटी का सोर्स क्या है, मतलब समुद्र के अंदर जो खारापन है उसका सोर्स क्या है। बट यहां पर टेम्परेचर के सोर्स को जानने की जरूरत नहीं है, हम पहले ही जान चुके हैं कि सन इज द चीफ इंजीनियर ऑफ टेम्परेचर ऑन द अर्थ सरफेस। तो सन इज द सोर्स ऑफ टेम्परेचर। अब हम यहां ये बात करते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो टेम्परेचर को इंपैक्ट करते हैं ओशियन के। सो फर्स्ट फैक्टर इज लेटीट्यूड। लेटीट्यूडनली हम लो लेटीट्यूड की बात करेंगे। लो लेटीट्यूड मतलब 0 डिग्री और 0 डिग्री के आजू बाजू के जो लेटीट्यूड्स होते हैं वो लो लेटीट्यूड्स होते हैं। लो लेटीट्यूड्स पर सनरेज डायरेक्टली जाती है। वो डायरेक्टली जाने के कारण क्या होता है, जब यहां पर डायरेक्टली सनरेज जाएगी तो इस एरिया पर टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो जो वाटर बॉडीज इस लो लेटीट्यूडनल एरिया के अंदर आती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, वहां का टेम्परेचर ज्यादा होता है। दूसरा, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड सी। जो सदर्न हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर लैंड मास कम है, वाटर बॉडीज ज्यादा है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर लैंड मास ज्यादा है और वाटर बॉडी कम है। तो लैंड मास के कांटेक्ट में आने से समुद्र ज्यादा गर्म होते हैं। इनको सभी को हम एक एक करके डीप में जानते हैं। जैसे ये यहां पर लेटीट्यूड्स आप देख रहे हो, यहां अगर सन होगा तो यहां पर सनलाइट ज्यादा जाएगी। कौन से एरिया के अंदर? जो रेड कलर से दिखाई दे रहा पूरा, दैट इज दी ट्रॉपिकल रीजन। तो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर जब सनलाइट ज्यादा जाएगी तो ट्रॉपिकल ओशन जो होंगे वो ज्यादा गर्म होंगे कंपेयर टू दी आर्कटिक एंड सब पोलर रीजन। ठीक है, तो ये जो पोलर रीजन है, सब पोलर रीजन है, इनके अंदर आने वाले वाटर बॉडीज कम गर्म होगी और यहां की वाटर बॉडीज ज्यादा गर्म होगी। तो ये तो हमारा सबसे पहला फैक्टर था। दूसरा फैक्टर था अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड सी। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये है और ये है सदर्न हेमिस्फीयर। ध्यान से देखो, जो येलो कलर से है वो सदर्न हेमिस्फीयर है और जो ब्लू कलर से है वो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इतना सारा लैंड मास है, वहीं सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास कम है और वाटर बॉडी ज्यादा है। देख रहे हो, ये वाटर बॉडी है, ये वाटर बॉडी है, ये वाटर बॉडी है। ठीक है, यहां पर पैसिफिक ओशन आ गया, यहां पर अटलांटिक ओशन आ गया, यहां इंडियन ओशन आ गया, यहां पर फिर से पैसिफिक ओशन आ गया।
बट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऐसे बड़े बड़े महाद्वीप है और पानी कम है। तो जब सनलाइट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गिरती है तो ये लैंडमास क्या जल्दी गर्म होता है, क्योंकि इसको स्पेसिफिक हीट कम चाहिए, इसके 1 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए कम कैलोरी एनर्जी चाहिए। तो जितना जल्दी, जितना तेजी से लैंडमास गर्म होगा, उतना ही तेजी से उसके एडजेसेंट में जो वाटर बॉडी है वो गर्म होगी। ड्यू टू कंडक्शन, हमने हीट के ट्रांसफर होने के कितने मीडियम पढ़े थे? 3 मीडियम, कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन। तो यहां पर कंडक्शन से ये जब लैंडमास गर्म होगा तो गर्म हुआ लैंडमास अपनी हीट एनर्जी ट्रांसफर करेगा ओशियन के पास, और ओशियन गर्म होंगे। बट सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है बेटा? सदर्न हेमिस्फीयर में ओशियन कंपैरेटिवली कम है। सदर्न हेमिस्फीयर में ओशियन जो है वो ओशियन कम है, तो क्या होगा, यहां पर वाटर बॉडीज ज्यादा है, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ लैंडमास का। यहां पर लैंडमास ज्यादा है, यहां पर लैंडमास कम, तो जहां पर लैंडमास कम है वहां पर टेम्परेचर भी कम होगा, और जहां पर लैंडमास ज्यादा है वहां पर टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। थर्ड फैक्टर क्या है हमारा? प्रिवेलिंग विंड्स, मतलब चलती हुई हवाएं। प्रिवेलिंग विंड्स में हमने कई सारी लोकल विंड्स की बात की थी, ठीक है, कई सारी परमानेंट विंड्स की भी बात की थी। परमानेंट विंड्स ये विंड्स है जो कि ग्लोब के अंदर दिखाई दे रही, जैसे इस सब ट्रॉपिकल रीजन से जो विंड्स चलती है, इन विंड्स को हम बोलते हैं ट्रेड विंड्स या फिर ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज। और वही 30 डिग्री से जो विंड नॉर्थ की तरफ जाती है, दीस विंड्स आर वेस्टर्लीज। तो ये जो नॉर्थ की तरफ जाने वाली वेस्टर्ली विंड्स हैं, जब ये गर्म विंड समुद्र के ऊपर से पास होगी तो समुद्र का तापमान भी बढ़ा देगी। समझ रहे हो? जब लैंड के पास से जाने वाली गर्म हवाएं समुद्र की तरफ जाती है तो समुद्र का तापमान भी बढ़ा देती है, तभी तो हवाएं चलती है। हमने क्या पढ़ा था, हवाएं क्यों चलती है? विंड्स, एक एरिया पर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और दूसरे एरिया पर प्रेशर कम हो जाएगा। तो जिस एरिया पर प्रेशर ज्यादा है मतलब टेम्परेचर कम है, और जिस एरिया पर प्रेशर कम है मतलब टेम्परेचर ज्यादा है, तो विंड एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ मूव करेगी। तो यही विंड्स जब एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ जाती है तो दूसरे एरिया के टेम्परेचर को इंपैक्ट करती है। जैसे लू मध्य प्रदेश से चलकर उड़ीसा जाती है तो उड़ीसा में जाकर तापमान बढ़ा देगी, ठीक है। तो उसी तरीके से जब विंड्स प्रवेल करती है एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ तो वो ओशन के टेम्परेचर को इंपैक्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट, ओशन करंट्स। ओशन करंट्स हमारी पूरी ओशनोग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर जो सब्जेक्ट्स हमने पढ़े उन सब्जेक्ट्स में से, जैसे सब्जेक्ट्स में बात करूं ज्योग्राफी की ब्रांचेस की बात करूं, हमने जब जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ा तो जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर एक टॉपिक आता, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, जहां पर से बहुत सारे क्वेश्चन एनडीए ने पूछे। दूसरा टॉपिक अगर क्लाइमेटोलॉजी की बात करेंगे तो वहां पर हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा था, गेक्सियो विमार और लोकल विंड्स, वहां से ढेरों क्वेश्चन आते हैं। वहीं हम जब क्लाइमेटोलॉजी की बात करते हैं तो क्लाइमेटोलॉजी का एक चैप्टर है जिसका नाम है ओशियन करंट, जो कि हम अगले सेशन में देखेंगे, मतलब अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम ओशियन करंट की बात करेंगे। तो ओशियन करंट जो है वहां से एनडीए के एग्जाम ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए। तो ओशियन करंट क्या होते हैं ये तो हम अगले चैप्टर में देखेंगे, बट ओशियन करंट का काम क्या होता है, कैसे वो टेम्परेचर को इंपैक्ट करते हैं, उसकी बात हम यहां पर करेंगे। जैसे ये रेड कलर से जो आपको दिखाई दे रहा है एरो, ये है गर्म ओशन करंट जिन्हें हम वार्म ओशन करंट कहते हैं। वहीं जो एरो आपको ब्लू कलर से दिखाई दे रहा ये ओशन करंट है कोल्ड ओशन करंट। तो आप देख रहे हो जो कोल्ड ओशन करंट है ये पोलर रीजन से चलते हैं, मतलब पोल से चलते हैं इक्वेटर की तरफ, और वही जो वार्म करंट है ये इक्वेटर से जाते हैं पोल की तरफ। ये क्यों जाते हैं इक्वेटर से पोल की तरफ? क्योंकि इक्वेटर पर जब सनलाइट ज्यादा गिरती है तो पानी गर्म हो जाता है, तो वो गर्म पानी अपनी एनर्जी लेकर पोल पर जाता है ताकि यहां पर इस एरिया के अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा ना बढ़े। समझ रहे हो मेरी बात? वहीं कोल्ड एरिया जो होता है, जो पोलर रीजन होता, उन्हीं पोलर रीजन से ठंडा पानी नीचे आता है, वो नीचे आने के बाद इक्वेटर रीजन पर मिलता है, जिससे क्या होता है, इस धरती के ऊपर जो कंडीशन है टेम्परेचर की वो डायनेमिकली बनी रहती है। ना तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और ना ही टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। तो इसी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हवाएं चलती है, इसी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ओशन करंट्स चलते हैं। ओशन करंट्स कौन कौन से होते हैं, हर ओशन के करंट हम डीप में जानेंगे। फिलहाल यहां पर जो जानना है वो सिर्फ इतना है कि जो ओशन करंट्स इक्वेटर से चलकर पोल पर जाते हैं वो क्या करते हैं, इस इक्वेटोरियल रीजन की हीट एनर्जी को पोलर रीजन को ट्रांसफर करते हैं। वही करंट्स जो पोलर रीजन से चलकर इक्वेटोरियल रीजन में आते हैं
वो पोलार रीजन की कोल्ड एनर्जी को इक्वेटोरियल रीजन के अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो ओशन करंट्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अर्थ सरफेस पर वाटर बॉडीज के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। अब इन ओशन करंट्स का जो सिग्निफिकेंट रोल है वो हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट इज दी, एक मिनट, लोकल वेदर कंडीशन। लोकल वेदर कंडीशन किस तरीके से टेम्परेचर को नुकसान पहुंचाती है समुद्र के। मेरे पीछे आप ये समंदर देख रहे हो, इस समुद्र के ऊपर आप बादल देख रहे हो। ये बादल जो है, जब सूरज की रोशनी इन बादलों के ऊपर गिरती है तो ये बादल अपने एल्बिडो इंपैक्ट के कारण उस रोशनी को वापस आसमान में निकाल देते हैं। मतलब जैसे ये सन है तो सन की रोशनी को कहां जाना है, ओशन के ऊपर, बट बीच में इन बादलों ने बोल दिया नहीं, वही बात, रुको जरा, और ये बोलते हुए इस रोशनी को यहां से अगेन रिफ्लेक्ट बैक कर दिया। तो जो लोकल वेदर कंडीशन होती है, किसी एरिया पर फोगी एटमॉस्फेयर है, किसी एरिया पर क्लाउड्स बने हुए हैं, किसी एरिया पर डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो ये क्या करते हैं, इस सन से आने वाली रोशनी को समुद्र तक ना पहुंचने से पहले आसमान में से ही वापस लौटा देते हैं। तो क्या होता है, जब रोशनी धरती पर नहीं पहुंच पाती तो टेम्परेचर नेगेटिवली इंपैक्ट होता है, इस समुद्र का तापमान नहीं बढ़ पाता। क्यों नहीं बढ़ पाता, क्योंकि इस समुद्र तक रोशनी तो आई नहीं। रोशनी कब आएगी, जब यहां पर क्लाउड्स नहीं होंगे, बट अभी वहां पर क्लाउड्स है। वो क्लाउड्स क्या कर रहे हैं, यहां पर क्लाउड्स उस आने वाली किरण को लौटा दे रहे हैं वापस, कहां पर, आसमान के अंदर। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। जैसे हमने सेलेनिटी का डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, वैसे ही हम टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, इसके बाद हम बात करेंगे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर में सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ये अर्थ है, ये हॉरिजॉन्टली बात कर रहा हूं मैं, तो इक्वेटर से जैसे मैं पोल तक जाऊंगा टेम्परेचर डिक्रीज होगा। इक्वेटोरियल रीजन पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा और पोलार रीजन तक आते आते टेम्परेचर रिड्यूस होने लग जाएगा। ठीक है, तो इक्वेटोरियल रीजन पर टेम्परेचर ज्यादा होगा और पोलर रीजन पर टेम्परेचर कम होगा। बट हाईएस्ट टेम्परेचर नेवर रिकॉर्डेड नियर इक्वेटर। कभी भी इक्वेटर पर हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड नहीं होता है, ये आप बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हो बेटा। क्यों, क्योंकि इक्वेटर पर रोज बारिश होती है। तो रोज बारिश होने से क्या होता है, जब रोज रेनफॉल होगी तो रेनफॉल इस पानी को क्या करेगी, जब रोज यहां पर रेनफॉल होगी तो रेनफॉल से जो ठंडा पानी समुद्र के ऊपर गिरेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमेशा हाईएस्ट टेम्परेचर ट्रॉपिकल सीज या ओशन के अंदर ही रिकॉर्ड होता है। जब क्लाइमेटोलॉजी हमने पढ़ी थी तब हमने वहां भी देखा था कि जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो कहां रिकॉर्ड हुआ था, ट्रॉपिकल लैंडमास के ऊपर। यहां भी हम वही बात कर रहे हैं कि हाईएस्ट टेम्परेचर ट्रॉपिक्स पर रिकॉर्ड होता है। क्यों, क्योंकि ट्रॉपिक्स पर रोज दिन बारिश नहीं होती है। ट्रॉपिक्स पर साल में सिर्फ 4 महीने बारिश होती है, बट इक्वेटर पर साल में पूरे दिन बारिश होती है, रोज बारिश होती है। इसलिए इक्वेटर पर हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड नहीं होता। बट ओवरऑल एक जनरल मैनर में हम बात करें तो हम इस 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जाएंगे तो यहां से ऊपर जाने पर टेम्परेचर रिड्यूस होगा। ठीक है, तो ये था हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं सी के टेम्परेचर की। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आप एक चीज समझ पा रहे हो, एक पॉइंट समझ पा रहे हो कि सन की जो लाइट है सबसे ज्यादा कहां पड़ती है, सन के जो सी होता है, सी के सरफेस के ऊपर। क्या सी के डेप्थ तक सनलाइट जा पाती है, नहीं जा पाती है। तो सी का जो सबसे ऊपरी भाग होगा, जो सरफेस होगा समुद्र का, उस सरफेस को ज्यादा लाइट मिलेगी तो वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, और जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होगा। तो देखते हैं, द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ओशन इज ऑलवेज एट इट्स सरफेस। समुद्र का जो सबसे ज्यादा तापमान होता है वो तापमान हमेशा उसकी सरफेस पर होता है। और क्यों उसकी सरफेस पर होता है, क्योंकि सरफेस पर सन की लाइट डायरेक्टली गिरती है और इस सरफेस एरिया को गर्म कर देती है। वही जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे टेम्परेचर रिड्यूस होने लगेगा। ठीक है, बिकॉज इट रिसीव डायरेक्टली इंसोलेशन फ्रॉम द सन। नेक्स्ट पॉइंट, ओशियंस आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट वर्टिकली। वर्टिकल मैनर की बात करें, मतलब ऊपर से नीचे की, तो ओशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है।
ऊपर वाले भाग को कहा जाता है फोटिक जोन और नीचे वाले पार्ट को कहा जाता है एफोटिक जोन। क्या होते हैं ये आप देख रहे हो, जैसे सनलाइट गिरेगी तो सनलाइट सबसे पहले क्या गिरेगी, टॉप पर गिरेगी। तो टॉप पर जो सनलाइट गिरेगी तो उससे क्या होगा, सबसे ऊपर वाला पार्ट ही गर्म होगा। एंड ये जो रेड लाइन के ऊपर का जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द फोटिक जोन। कौन सा जोन, फोटिक जोन। एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि जो रेड लाइन है, इस रेड लाइन से ऊपर या फिर एक ऐसा एरिया, सिंपल सी भाषा में एक ऐसा एरिया जहां पर सूरज की रोशनी समुद्र के अंदर पेनिट्रेट कर जाए। कहां तक समुद्र के अंदर सूरज की रोशनी जाएगी, तो सिर्फ और सिर्फ फोटिक जोन तक जाएगी। फोटिक जोन के अंदर इस 200 मीटर के अंदर का जो पार्ट है, इस फोटिक जोन के अंदर का जो एरिया है, यहां पर सनलाइट नहीं जा पाएगी। और जब सनलाइट यहां पर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी तो ये कौन सा जोन बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा एफोटिक जोन। तो एफोटिक जोन वो जोन जहां पर सूरज की रोशनी नहीं जा पाती, और फोटिक जोन वो जोन जहां पर सूरज की रोशनी जाती है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ की हमने बात की थी, जो सबसे छिछला हिस्सा होता है समुद्र का, जो शेलो वाटर होता है, वो होता है फोटिक जोन। ठीक है, ये पूरा एरिया है फोटिक जोन। और इसके नीचे का जो पार्ट है, वो नीचे वाला पार्ट कौन सा है, नीचे वाला पार्ट है एफोटिक जोन। एफोटिक जोन मतलब जहां पर सनलाइट नहीं जा पाती। तो जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जिनको फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करना पड़ती है, जिन प्लांट्स को, वो सारे प्लांट्स कहां पर मिलेंगे हमें, फोटिक जोन के अंदर ही मिलेंगे। वो फोटिक जोन के नीचे जो एफोटिक जोन है, उस एफोटिक जोन के अंदर बहुत कम एनिमल, बहुत कम प्लांट्स मिलेंगे, क्योंकि यहां तक सनलाइट नहीं जा पा रही। और सनलाइट नहीं जा रही मतलब यहां पर एनिमल्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो फोटिक जोन इज द जोन जिसके अंदर सनलाइट रिसीव होती है। एफोटिक जोन वो जोन होता है जहां पर सनलाइट नहीं होती है। अबाउट 90% ऑफ टोटल ओशन इज अंडर एफोटिक जोन। बिल्कुल सही बात है। जो समुद्र है, इस समुद्र का लगभग 90% भाग, 90% पार्ट इस ओशन का एफोटिक जोन में आता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ओशन की डेप्थ कितनी ज्यादा होती है, मरियाना ट्रेंच 11 किलोमीटर तक गहरा है। वहीं डीप सी प्लेन की बात करें तो 6000 मीटर तक गहरा है वो, मतलब 6 किलोमीटर तक की डेप्थ होती है इसकी। तो यहां तक सनलाइट नहीं जा पाती, तो ये बन जाता है एफोटिक जोन। और एफोटिक जोन समुद्र का 90% एरिया कवर करके रखता है। ठीक है, इसके बाद द लाइन फ्रॉम वेयर टेम्परेचर शार्पली डिक्लाइन इज कॉल्ड थर्मोक्लाइन। समुद्र के अंदर की वो लाइन जहां तक पहुंचते पहुंचते टेम्परेचर शार्पली डिक्लाइन होता है, तेजी से डिक्लाइन होता है, उस लाइन को कहा जाता है थर्मोक्लाइन। ठीक है, ओके, तो यहां पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब हम इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, अभी हमने क्या देखा, एक ब्रीफली रिवीजन करें उसका। पहले हमने बात की थी सैलिनिटी के बारे में, सैलिनिटी क्या होती है, किससे मेजर किया जाता है। फिर हमने देखा था सैलिनिटी का सोर्स क्या होता है, अलग अलग सोर्सेस की बात की, कौन से ऐसे फैक्टर है जो ओशन के अंदर मिलने वाली सैलिनिटी को इंपैक्ट करते हैं। फिर सैलिनिटी का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखा हमने, और सैलिनिटी का हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन देखा। तो पहले हमने वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी, फिर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी। अब सैलिनिटी का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन को देखने के साथ साथ हमने यहां पर हेलोक्लाइन की बात की। वही टेम्परेचर को देखा, टेम्परेचर का सोर्स, टेम्परेचर को फैक्टर जो इंपैक्ट करते हैं। हमने टेम्परेचर का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखा और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन देखा ओशन के अंदर। अब आज इस लेक्चर के अंदर हम कई ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि एनडीए की एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, जो कि ओशनोग्राफी से रिलेट करते हैं, और साथ ही साथ वो सारे क्वेश्चन करेंगे जो हमने क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ा था, ताकि देख तो ले कि हमने क्लाइमेटोलॉजी में जो लर्न किया था वो हमें कितना याद है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट कनेक्ट मेडिटेरेनियन सी टू द अटलांटिक सी। मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक सी को कौन सी स्ट्रेट कनेक्ट करती है। स्ट्रेट जानते हैं हम, पहले स्ट्रेट होता क्या है। स्ट्रेट बेटा एक ऐसी नेरो वाटर बॉडी होती है। स्ट्रेट
एक ऐसी नेरो वाटर बॉडी होती है, एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूं। स्ट्रेट एक ऐसी नेरो वाटर बॉडी होती है जो दो वाइडर वाटर बॉडी को ज्वाइन करती है, कनेक्ट करती है। ठीक है, जैसे इस तरफ अटलांटिक ओशियन और इस तरफ मेडिटेरेनियन सी। इन दोनों बड़े बड़े वाटर बॉडी को जो नेरो वाटर बॉडी कनेक्ट करे, उस नेरो वाटर बॉडी को स्ट्रेट कहा जाता है। समझ में आई मेरी बात? क्या दो बड़े बड़े वाटर बॉडी को जो एक नेरो पतली सी स्ट्रिप कनेक्ट करे, उस स्ट्रिप को क्या कहा जाता है? उस स्ट्रिप को कहा जाता है स्ट्रेट। स्ट्रेट के ऊपर हमारी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए कि कौन सी स्ट्रेट कहां पर है, बट वो जानने से पहले हमें स्ट्रेट के बारे में जानना होगा कि दो वाटर बॉडी के बीच में जो नेरो वाटर बॉडी है, वही नेरो वाटर बॉडी क्या है? स्ट्रेट। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक सी को कौन सी स्ट्रेट कनेक्ट करती है? तो दिस वन इज मेडिटेरेनियन सी एंड दिस वन इज अटलांटिक सी। इन दोनों को ये पतली सी जो लाइन जोड़ती है, इस स्ट्रेट का नाम है द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। जो जिब्राल्टर की स्ट्रेट है, वो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किसे जोड़ती है? मेडिटेरेनियन सी को जोड़ती है अटलांटिक ओशियन से। याद रखना, ये हमेशा याद रखना है कि दो वाटर बॉडी को कौन कनेक्ट कर रहा है? एक स्ट्रेट कनेक्ट कर रही है। ये एग्जाम के अंदर पूछा था क्वेश्चन। हमारी क्या था क्वेश्चन? एक बार और देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट कनेक्ट मेडिटेरेनियन सी विद अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन को कौन सी स्ट्रेट कनेक्ट करती है? तो दैट इज द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, पाक स्ट्रेट और कुक स्ट्रेट, ये कहां पर है? यहां पर जो दिखाई दे रहा आपको कि एक तरफ तो है बड़ी सी वाटर बॉडी गल्फ ऑफ ओमान और दूसरी तरफ है एक दूसरी वाटर बॉडी पर्शियन गल्फ। इन दोनों वाटर बॉडी को जो नेरो वाटर बॉडी कनेक्ट कर रही है, दैट नेरो वाटर बॉडी इज स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज किसे कनेक्ट कर रहा है? इट कनेक्ट पर्शियन गल्फ विद गल्फ ऑफ ओमान। समझ में आया? दो बड़ी वाटर बॉडी को एक नेरो वाटर बॉडी जो कनेक्ट करता है, उसी वाटर बॉडी को हम बोलते हैं स्ट्रेट। नेक्स्ट, व्हाट इज पाक स्ट्रेट? पाक स्ट्रेट जो है वो गल्फ ऑफ मन्नार को कनेक्ट करता है इस तरफ बे ऑफ बंगाल से। ये इंडिया है और ये है श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका जो दो लैंडमास है, उन दोनों लैंडमास को बाइफरकेट करती है पाक स्ट्रेट, और यही पाक स्ट्रेट ज्वाइन करती है गल्फ ऑफ मन्नार को बे ऑफ बंगाल से। तो ये आपको याद रखना है, कभी भी पूछा जा सकता है कि पाक स्ट्रेट कहां पर है। तो पहले तो क्या जानना है? स्ट्रेट क्या होता है? एक ऐसा नेरो वाटर बॉडी जो दो लार्ज वाटर बॉडी को कनेक्ट करे। जैसे ये नेरो वाटर बॉडी जो कि ये एक नेरो वाटर बॉडी है जो कि दो बड़े बड़े वाटर बॉडी को कनेक्ट कर रहा है। इस नेरो वाटर बॉडी को हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे स्ट्रेट। एंड द थर्ड इज वेयर इज द कुक स्ट्रेट। जो कुक स्ट्रेट है ये यहां पर है। ठीक है, ये कुक स्ट्रेट किसे कनेक्ट कर रहा? यहां पर इन दो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है कुक स्ट्रेट। और कुक स्ट्रेट सेपरेट किसे कर रहा? कुक स्ट्रेट न्यूजीलैंड का जो नॉर्थ आइलैंड है और साउथ आइलैंड है, इन दो लैंडमास को तो सेपरेट कर रहा है, और यहां पर दो जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडी है पैसिफिक ओशन की, इन दोनों वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है कुक स्ट्रेट। ऐसा कैसे? पाक स्ट्रेट, जिब्राल्टर स्ट्रेट एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये सारी स्ट्रेट दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है। ठीक है, पतली स्ट्रिप दो बड़ी बड़ी वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। हम एटलस के कई सारे वर्ल्ड के रिलीफ फीचर्स पढ़ेंगे। आज हमने स्ट्रेट का ये क्वेश्चन सोल्व किया, अगले पेपर के अंदर हम स्ट्रेट्स के और कई सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में कुछ स्ट्रेट्स के नाम बताना। ठीक है, इन चार के अलावा कुछ स्ट्रेट के नाम बताना और वहीं पर लिखना वो स्ट्रेट कौन सी दो वाटर बॉडी को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, ये आपका काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलिनिटी ऑफ ओशियन इज मेजर्ड इन, सैलिनिटी ऑफ ओशियन इज मेजर्ड इन पार्ट पर 1000 और इसका साइन क्या है? इट इज द साइन ऑफ
सेलेनिटी इन द ओशन, जिसे हम पार्ट पर 1000 कहते हैं, और इसी से ओशन की सेलेनिटी को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट, विच सोल्ट फाउंड द मोस्ट इन द ओशन, ओशन के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा सोल्ट मिलता है? तो ओशन के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा सोल्ट मिलता, हमने क्या पढ़ा था? ओशन के अंदर NaCl हमें सबसे ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो यहां पर जो हम पढ़ के गए थे वही हमारा आंसर होगा। 77.8% जो ओशन के अंदर है वो हमें कौन सा सोल्ट मिलता है? वो मिलता है NaCl। तो यहां पर हमारा आंसर होगा C। ठीक है, आप वीडियो को वापस जाना पीछे और इसको चेक करना, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जोन ऑफ ओशन वेयर सनलाइट रीच, एक ऐसा पार्ट ओशन का जहां तक सूरज की किरणें पर्याप्त रूप से जा सके, उस जोन को हम कहेंगे फोटिक जोन। और एक ऐसा पार्ट जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं जाती है, दैट विल बी दी एफोटिक जोन। नेक्स्ट, द लाइन इनसाइड द ओशन फ्रॉम वेयर टेम्परेचर डिक्लाइन शार्पली, ऐसी कौन सी लाइन होती है समुद्र के अंदर जहां से तापमान तेजी से डिक्लाइन होता है? तो जहां से टेम्परेचर शार्पली डिक्लाइन होता है, दैट लाइन इज थर्मोक्लाइन। व्हाट इज हेलोक्लाइन? हेलोक्लाइन वो लाइन है जहां से सेलेनिटी डिक्लाइन होती है। एंड व्हाट इज आइजोहेलाइन? आइजोहेलाइन वो इमेजिनरी लाइन है जो उन सारी जगह को ज्वाइन करे जहां पर बराबर सेलेनिटी मिलती है। तो ठीक है, यहां पर जो लाइन जहां से ओशन का टेम्परेचर शार्पली डिक्लाइन होता है वो है थर्मोक्लाइन। नेक्स्ट, हाउ टेम्परेचर वेरी व्हेन वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो ओशन का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, रिमेन अनचेंज्ड और नन ऑफ दिस। मतलब जब हम 0 डिग्री इक्वेटर से 90 डिग्री पोल तक जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है? ऑब्वियसली बात है, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि सन की रेज यहां पर डायरेक्टली नहीं जाएगी, और जब सन की रेज यहां पर डायरेक्टली नहीं पहुंच पाएगी तो धीरे धीरे टेम्परेचर रिड्यूस होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट, विच इज नॉट अ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ये क्लाइमेटोलॉजी का क्वेश्चन है, जरा गौर फरमाइए, इनमें से कौन सा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड नहीं है? सवाना इज अ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड फाउंड इन अफ्रीका, लानोस एंड कैंपोस आर फाउंड इन साउथ अमेरिका, बट स्टेपिस इज अ टेम्परेट ग्रासलैंड। स्टेपिस इज अ टेम्परेट ग्रासलैंड, और स्टेपिस कहां मिलती है? ये यूरोप के अंदर मिलती है। तो हमारा आंसर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड? इट इज स्टेपिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइएस्ट सेलेनिटी इज रिकॉर्डेड इन सभी में से हाइएस्ट सेलेनिटी कहां पर रिकॉर्ड की गई है? हाइएस्ट सेलेनिटी इज रिकॉर्डेड इन लेक वॉन, 330 पार्ट पर 1000। लेक वॉन के अंदर सबसे ज्यादा सेलेनिटी रिकॉर्ड की गई है। लेक विक्टोरिया कहां पर है? लेक विक्टोरिया अफ्रीका के अंदर है। लेक सांभर इंडिया में राजस्थान के अंदर है। लेक बेकाल एशिया के अंदर, जो रशिया कंट्री है, रशिया के अंदर लेक बेकाल है। ठीक है, तो यहां पर सबसे ज्यादा जो सेलेनिटी है इट इज ऑफ लेक वॉन। नेक्स्ट, विच क्लाइमेट इज नोन फॉर वाइन प्रोडक्शन, वाइन के प्रोडक्शन के लिए कौन सा क्लाइमेट जाना जाता है? इक्वेटोरियल क्लाइमेट बिल्कुल नहीं, डेजर्ट क्लाइमेट बिल्कुल नहीं, मॉनसून टाइप क्लाइमेट नो, मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट जहां पर ठंड में बारिश होती है। तो ठंड में बारिश होने से क्या होता है? जब ठंड में बारिश होगी तो यहां पर कई सारे खट्टे फ्रूट्स आएंगे, ठीक है, जिन्हें हम सिट्रस फ्रूट्स भी बोलते हैं। उन सिट्रस फ्रूट्स में आएगा ग्रेप्स, और ग्रेप्स का 85% प्रोडक्शन इस मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के अंदर विटी कल्चर के लिए जाता है, मतलब वाइन के प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज कॉल्ड बिग गेम कंट्री, बिग गेम कंट्री किसे कहा जाता है? बिग गेम कंट्री मतलब ट्रैपिंग एंड हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल, और ट्रैपिंग एंड हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल सबसे ज्यादा कहां होता है? सवाना के अंदर, जिसे हम एलिफेंट ग्रासलैंड भी कहते हैं, या फिर जिसे हम पार्कलैंड भी कहते हैं। पार्कलैंड, एलिफेंट ग्रासलैंड, सवाना, वेल्ड, ये इस टाइप के नाम किसके लिए है? ये सवाना के लिए है। और सवाना को बिग गेम कंट्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर जानवरों को पिंजरे में रखा जाता है और फिर उनको एक बाड़े के अंदर छोड़ दिया जाता है और हंटिंग अलाउ की जाती है, और उस हंटिंग से आने वाले पैसे को बाकी जानवरों के वेलफेयर के लिए लगा देते हैं। तो इसलिए इसे कहा जाता है बिग गेम कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड,
लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सहारा विच इज इन अफ्रीका, एंड थार डेजर्ट इज सिचुएटेड इन इंडिया, रुबल खली डेजर्ट इज सिचुएटेड इन अरेबियन पेनिनसुला। सो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट यहां पर क्या होगा, द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सहारा डेजर्ट। नेक्स्ट, लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, इट इज शिनहुआहुआ। ठीक है, शिनहुआहुआ इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अटाकामा डेजर्ट कहां पर है, साउथ अमेरिका में है, सोनोरन डेजर्ट नॉर्थ अमेरिका में है, बट नॉर्थ अमेरिका का जो सबसे बड़ा डेजर्ट है वो डेजर्ट है शिनहुआहुआ। नेक्स्ट, केंटाबरी ग्रासलैंड। केंटाबरी इज अ टेम्परेट ग्रासलैंड, बहुत न्यूट्रियस ग्रासलैंड होती है। इस ग्रासलैंड के अंदर कौन सा घास मिलती है, इसके अंदर मिलती अल्फा अल्फा घास। और ये केंटाबरी ग्रासलैंड कहां मिलती है, तो केंटाबरी ग्रासलैंड मिलती है न्यूजीलैंड के अंदर। ठीक है, न्यूजीलैंड जो आइलैंड्स है वहां पर केंटाबरी ग्रासलैंड देखने को मिलती है। ठीक है, इसी के साथ साथ आज का हमारा ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है। कल हम स्टार्ट करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ओशियन करंट्स। तब तक के लिए जय हिंद।